वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा माइड इंसा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का 14 चैप्टर, ठीक है। हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो बेसिकली इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोगों ने क्या क्या देखा कि अवकलन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें कि अवकलन के बेस पे हमारे पास जो कंटेंट होता था कि हम लोग घन और घनाभ से रिलेटेड जो था, ठीक है। चलिए उसी के आगे को हम लोग यहाँ से क्लियर करते जाते हैं कि घन और घनाभ से रिलेटेड जो हमारे पास क्या क्या कंटेंट था, उसी क्वेश्चन के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं भाई, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग ये चीज़ तो आप जान गए बेसिक चीज़ के बेस पे कि घन के बेस पे क्या होता है, ठीक है। घन में कितने शीर्ष होते हैं, घन में कितने फलक होते हैं, घन में कितने कोर होते हैं, ये सारी चीज़ आप लोग जान गए कि घन के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट होता है, किस किस के हिसाब से भी होता है, ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से जान गए, ठीक है। तो घन के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान गए कि ये किस किस के अनुसार होगा, किस किस के बेसिस के अनुसार होगा, किस किस कंटेंट के हिसाब से होगा, ये सारे चीज़ को आप लोग तो यहाँ से जान गए भाई कि ये किस किस कंटेंट के बेसिस पे होते जा रहा है। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस के अनुसार आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। क्लियर। तो घन किसको बोलते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। घन जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। घन जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है उसको हम लोग घन बोलते हैं, और जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है वो घन कहलाता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप लोगों की बराबर नहीं होती है वो आप लोगों को घनाभ कहलाता है। क्लियर। तो घन और घनाभ के बेसिस पे हम लोग ये दोनों को हम लोग आगे देखते हैं कि ये किस किस के बेसिस पे होते जाता है और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाता है, ये चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो जिस तरीके से घन के पास आप लोगों के पास घन में आप लोगों को क्या था कि शीर्ष के अकॉर्डिंग में हम लोग जो चीज़ को देखते थे भाई कि घन के बेसिस पे हमारे पास क्या होता था और घनाभ के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग होते जाता था, उस चीज़ को हम लोग यहाँ से आगे क्लियर करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि घन के बेसिस पे आपके पास क्या होता है, जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आप लोगों की क्या होती है, बराबर होती है। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है, वो आप लोगों की घन कहलाती है। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है वो घन कहलाती है, और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है वो आप लोगों की घनाभ कहलाती है। तो इस कंटेंट को आप लोग देख लेना, ठीक है। इस आगे कंटेंट को हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो इस कंटेंट के हिसाब से जब एक एक को हम लोग देखते जाएंगे कि एल के बेस पे क्या होता है, बी के बेस पे क्या होता है और एच के बेस पे क्या होता है, ये चीज़ को मैं यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास एल के बेस पे क्या होगा, बी के बेस पे क्या होगा, एच के बेस पे क्या होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानेंगे, ठीक है। तो घन के बेसिस पे क्या होगा, घनाभ के बेसिस पे क्या होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग वन बाय वन करके इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में देखेंगे, फिर उसके बाद उस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर है देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास ये जो चीज़ आता है ये किस किस के बेसिस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पर एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। एक परिवर्तनशील है मतलब बार बार बदलने वाला। जैसे कि दो चीज़ पढ़ते थे ना हम लोग, चर और अचर के बारे में पढ़ते थे। दो चीज़ हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ते थे, दो कंटेंट के बेस पे हम लोग जब भी पढ़ते थे छोटे क्लास में, चर और अचर के बेस पे हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। ये चर क्या होता था, चर जिसका मान बदलता था, जिसका मान क्या होता था भाई, बदलता था, जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है, ये पढ़ते थे। और अचर के बेस पे हम लोग क्या पढ़ते थे कि जिसका मान जिसका मान नहीं बदलता है, नहीं, जिसका मान नहीं बदलता है, ठीक है। तो चर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, चर के बेस में जिसका मान बदलता है, और अचर के बेस में देखते हैं जिसका मान नहीं बदलता है। तो चर के बेस पे देखते हैं जिसका मान बदलता है और अचर के बेस में देखते हैं कि जिसका मान नहीं बदलता है। तो पहला चर के बेस में देखते हैं जिसका मान बदलता है और दूसरा जिसका मान नहीं बदलता है। तो चर के बेस में हम लोग पहला देखते हैं भाई, चलिए। तो चर के बेस में जिसका मान बदलता है, ठीक है, अचर के बेस पे जिसका मान नहीं बदलता है, ठीक है। तो चर के बेस पे देखते हैं जिसका मान बदलता है और अचर के बेस पे देखते हैं जिसका मान नहीं बदलता है।
चर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं जिसका मान नहीं बदलता है। चर के बेस पे जिसका मान बदलता है और अचर के बेस पे जिसका मान नहीं बदलता है। फिर यहाँ से देखते हैं चर के बेस पे कि जिसका मान बदलता है चर कहलाता है, जिसका मान नहीं बदलता है वो क्या कहलाता है भाई, अचर कहलाता है। चर का मान क्या रहता है, चर का मान अस्थिर रहता है, मतलब बदलते रहता है, अस्थिर रहता है। ठीक है, चर का मान क्या रहता है, अस्थिर रहता है। कभी x से इक्वल टू 1 रहेगा तो कभी 2 रहेगा तो कभी 3 आएगा तो कभी x से इक्वल टू 4 के बेस पे आएगा। ये आप लोगों का क्या रहता है, अस्थिरता के रूप में रहता है। क्लियर। लेकिन अचर का मान को हम लोग जब देखते हैं तो ये क्या होता है भाई, स्थिर के बेस से होता है। अगर 5 है तो 5, 4 है तो 4, 3 है तो 3, 10 है तो 10, 40 है तो 40, ये होता है। ठीक है, अच्छे डिटेल से देख लीजिए। तो यहाँ पर परिवर्तनशील है बोल रहा है, मतलब बदल रहा है। एक्स के लिए इसका मान क्या होगा, बदलेगा। तो चर के लिए जिसका मान बदलता है और इसका मान अस्थिर रहता है। चर के लिए इसका मान क्या होता है, बदलता है, इसका मान अस्थिर रहता है, एक्स इक्वल टू 1, 2, 3 और 4 के बेस पे। अचर जिसका मान नहीं बदलता है, ये स्थिर रहता है 5, 4, 3, 10, 40 के बेस पे। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं भाई। तो चर जिसका मान बदलता है, किसका मान बदलता है, तो चर का मान बदलता है। किसका मान बदलता है भाई, तो चर का मान बदलता है और ये अस्थिर रहता है। एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 4 के बेस पे। अचर जिसका मान नहीं बदलता है, स्थिर 5, 4, 3, 10, 40 के बेस पे। क्लियर। तो चलिए, चर का तो मान बदल गया और ये अस्थिर रहता है। अचर का मान, इसका मान नहीं बदलता है, ये स्थिर रहता है। क्लियर। चलिए, अब इसके तो आप लोग जान गए कि चर का मान बदल गया, अचर का मान स्थिर रहता है और अचर का मान अस्थिर रहता है। ठीक है। तो इस कंटेंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो दिया है हमारे पास, यहाँ पर दिया है घन का किनारा दिया है, एक 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 घन का किनारा बराबर कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। और उसकी किनारे की लंबाई दिया गया है, किनारे की लंबाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को घन के बेस से मैं आप लोगों को ये बताया था भाई कि घन के बेस में ये आप लोग पास इस तरीके से होता है। ये घन के बेस पे आप लोग ये बताया था। घन के बेस पे आप लोगों को ये चीज़ बताया था ना। ये आपके पास ये घन है। ठीक है। मान लेते हैं कि आप लोगों का ए है, ये आप लोगों का बी है, ये आप लोगों का सी है, ये आप लोगों का डी है, ये ई, ये आप लोगों का ई है, ये एफ, ये जी, ये एच। ठीक है। इस कंटेंट के यहाँ पर एक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया है। एक घन का किनारा कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया है। ठीक है। तो एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। एक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है और किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर है, जिसमें एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। एक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की लंबाई से बढ़ रहा है। ठीक है। और 10 सेंटीमीटर के बेस पे ये चीज़ है आपके पास। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ गया। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, जिसकी किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तब यहाँ से हम लोग देखते हैं, माना कि टी सेकेंड पश्चात उसका आयतन, माना कि टी सेकेंड पश्चात घन का आयतन भी है, माना कि टी सेकेंड पश्चात
घन का आयतन भी है, घन का आयतन, घन का आयतन भी है, तब प्रश्नानुसार, तब यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नानुसार, तब यहाँ से देखेंगे प्रश्नानुसार क्या आता है इस चीज़ का, तब प्रश्नानुसार यहाँ से क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू हो जाएगा ए का क्यूब, क्योंकि भी इक्वल टू होता है ए का क्यूब, घन का आयतन होता है। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा dv/dt हो जाएगा इक्वल टू डी, ये हो जाएगा d/dt हो जाएगा, और ये हो जाएगा a क्यूब के बेस हो जाएगा। इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dv/dt के बेस हो जाएगा, फिर 3a का स्क्वायर इंटू dA/dt के बेस हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए, हमारे पास क्वेश्चन में यही दिया गया था कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा, एक परिवर्तनशील घन का किनारा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। एक परिवर्तनशील घन का किनारा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास एक परिवर्तनशील घन का किनारा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और किस किस के हिसाब से ये ज़्यादा जाएगा। इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है, किस किस के बेसिस पे होते जाता है। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। एक परिवर्तनशील घन का किनारा एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है भाई। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा क्या है, 10 सेंटीमीटर लंबा है। जबकि किनारा क्या है, 10 सेंटीमीटर लंबा है। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। तो दिया है एक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, तो किनारे की लंबाई कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। माना कि t सेकंड पश्चात घन का आयतन भी है। माना कि t सेकंड पश्चात घन का आयतन क्या है, भी है भी है। तो प्रश्नानुसार भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्यूब। t के सापेक्ष अवकलन करने पर dv/dt इक्वल टू d/dt हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो dv/dt इक्वल टू हो जाएगा 3a का स्क्वायर, dA/dt इक्वल टू हो जाएगा समीकरण नंबर 1 के बेस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 के बेस हो जाएगा। तो एक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड और किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। माना कि t सेकेंड पश्चात घन का आयतन भी है, तब प्रश्नानुसार भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्यूब। t के सापेक्ष अवकलन करने पर dv/dt इक्वल टू d/dt a का क्यूब हो जाएगा। a का क्यूब का जब करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस चीज़ को करेंगे तो अब यहाँ पर चूँकि समीकरण नंबर 1 से, चूँकि समीकरण 1 से हमारे पास ये प्राप्त है ना, 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो dA/dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर रखने पर क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, बोल रहा है ना कि एक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तब समीकरण नंबर 1 से देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, dv/dt इक्वल टू हो जाएगा 3a का स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 3 9a का स्क्वायर, 9a का स्क्वायर हो जाएगा ये। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं dv/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv/dt इक्वल टू हो जाएगा 9a का स्क्वायर है, 9a का स्क्वायर। अब चूँकि यहाँ पर दिया गया किनारे की लंबाई, चूँकि किनारे की लंबाई आपके पास दिया गया भाई, किनारे की लंबाई a इक्वल टू कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में a इक्वल टू 10 रखने पर, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा दिया एक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
एक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो किनारे की लंबाई कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। किनारे की लंबाई कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। माना कि टी सेकंड पश्चात घन का आयतन क्या है, भी है। तब प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा, भी इक्वल टू ए का क्यूब। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी हो जाएगा इक्वल टू डी बाई डी टी, ए का क्यूब हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो 3a का स्क्वायर डी ए बाई डी टी समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 से डी ए बाई डी टी इक्वल हो जाएगा 3 सेंटीमीटर रखने पर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर यहाँ पर रखने पर, डी ए बाई डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर रखने पर यहाँ पर हमारे पास ये कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू 3a का स्क्वायर इंटू 3। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा। 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो एक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है, किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। माना कि टी सेकंड पश्चात घन का आयतन भी है। तब प्रश्नानुसार भी इक्वल टू ए का क्यूब हो जाएगा। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वी बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी, ए का क्यूब हो जाएगा। डी वी बाई डी टी इक्वल टू 3a का स्क्वायर डी ए बाई डी टी समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 से डी ए बाई डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर रखने पर डी वी बाई डी टी इक्वल टू 3a का स्क्वायर इंटू 3 9a का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 का स्क्वायर, डी वी बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डी वी बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 हो जाएगा, ठीक है। तो परिवर्तनशील किनारा से 900 हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड के बेस पे हो जाएगा। ये रहेगा आप लोगों का आंसर। जब क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे दिया गया है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर पर लंबा है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो दिया है एक घन का किनारा आपको सर्वप्रथम ले लेना है भाई, एक घन का किनारा को ले लेना है इस तरीके से, ठीक है। मान के चलो ये आप लोगों के 3 सेंटीमीटर के बेस पे था एक, ठीक है। तब इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। तो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के बेस पे किनारे की लंबाई कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। माना कि 30 सेकंड पश्चात घन का आयतन भी है। तब प्रश्नानुसार भी इक्वल टू ए का क्यूब, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वी बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी, ए का क्यूब हो जाएगा। डी वी बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 3a का स्क्वायर डी ए बाई डी टी समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्योंकि समीकरण नंबर 1 से डी ए बाई डी टी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर रखने पर डी वी बाई डी टी इक्वल टू 3a का स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू 9a का स्क्वायर। तो डी वी बाई डी टी इक्वल हो जाएगा 9a का स्क्वायर समीकरण नंबर 2। चूँकि किनारे की लंबाई a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, समीकरण नंबर 2 में a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर रखने पर डी वी बाई डी टी इक्वल टू 9 इंटू 10 का स्क्वायर। तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 का स्क्वायर, 100 के बेस होता है, 100 का मल्टीप्लाई 9 के साथ होगा, देन 900 सेंटीमीटर पर सेकंड के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के बेस हो जाएगा। तो घन के बेस पे आप लोगों को ये बताया गया था कि घन जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है आपस में, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है भाई आप लोगों की बराबर होती है। तो जिसकी घन व सठ फलक होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो घन व सठ फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो घन व सठ फलक होता है, क्लियर। घन वह सठ फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। घन वह सठ फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। घन वह सठ फलक होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर होती है। घन में 8 शीर्ष होते हैं और 6 फलक होते हैं और 12 कोरे होती है, ठीक है। तो घन का आयतन होता है a का क्यूब, घन का पासार और पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4a का स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a का स्क्वायर। तो उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को भी देख सकते हैं ये किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा और किस किस के बेसिस पे आपके पास होते जाएगा, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को देखते जाइए कि ये किस
किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जा रहा है और किस किस कंटेंट के हिसाब से आप लोगों के आगे कंटेंट के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर। तो ये कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो जो कंटेंट होते जाएगा और इस कंटेंट के मुताबिक आपके पास जो जो कंटेंट है ये किस किस के बेसिस पे होते जाएगा और किस किस कंटेंट के अनुसार होते जाएगा, ये सारे चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ये किस किस के बेसिस पे होते जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। क्लियर। चलिए, तो एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो दिया है घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के बेस पे, तो किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, माना कि t सेकेंड पश्चात घन का आयतन v के बेस पे है। तब प्रश्नानुसार v इक्वल टू a का क्यूब और t के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग इसको अवकलन किए तो dv/dt इक्वल टू d/dt a के क्यूब के बेस पे किए तो dv/dt इक्वल टू 3a का स्क्वायर da/dt समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 से da/dt इक्वल टू 3 सेंटीमीटर रखने पर dv/dt इक्वल टू 3a का स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 9a का स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो dv/dt इक्वल टू हो जाएगा 9a का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, किनारे a की लंबाई a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर रख देते हैं। तो समीकरण 2 में a बराबर कितना हो जाएगा, 10 रखने पर हो जाएगा। तो dv/dt इक्वल हो जाएगा 9 इंटू 10 का स्क्वायर। तो dv/dt इक्वल हो जाएगा 9 इंटू 100 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में है इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। तो हमारे पास क्या आता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। चलिए, एक स्थिर झील में चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। एक स्थिर झील में देखिए, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। जैसे कि हम लोग कोई भी झील रहते हैं, वो तालाब रहता है, उसमें पत्थर ऐसे फेंकते हैं ना, पत्थर मारते हैं, बस वही पत्थर डाला जाता है। और तरंगों में पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर की पर सेकेंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। यहाँ पर बोला गया देखिए वृत्त, तो क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल की हम लोग यहाँ से गणना करेंगे। तो वृत्त की क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को यहाँ से हम लोग गणना करने वाले हैं, ये किस किस बेसिस पे होगा। ठीक है। तो वृत्त के क्षेत्रफल से रिलेटेड हम लोग इस चीज़ को जानने वाले हैं भाई कि वृत्त के क्षेत्रफल के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किस किस कंटेंट के बेसिस पे होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास इस कंटेंट के अनुसार हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, देखते चले जाते हैं। ये किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा और किस किस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये सारे चीज़ होते जाते हैं, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास क्या क्या आता है और किस किस कंटेंट के हिसाब से आते जाता है, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। क्लियर। तो चलिए, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। एक स्थिर झील में एक पत्थर क्या किया जाता है, डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर सेकेंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होती है, जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होती है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर की गति से चलती है और जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, इस चीज़ को हमको यहाँ से जानना है भाई। ठीक है। तो एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त के बेसिस पे होते जाता है भाई, इस तरीके से ये वृत्त होता है, ये वृत्त का व्यास होता है, ये व्यास होता है भाई। ठीक है। ये क्या होता है, ये केंद्र से यहाँ से ये त्रिज्या के बेस पे होता है भाई, ये त्रिज्या के बेसिस होता है। और ये आप लोग क्या होता है, ये आप लोगों का जीवा होता है, ये आप लोगों का परिधि होता है। ठीक है। अब परिधि के बेस पे देखते हैं, तो परिधि के बेस पे हम लोग देखते हैं, तो परिधि के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं, परिधि के बेस पे 2 पाई आर के बेसिस पे होता है, परिधि के बेस पे 2 पाई आर होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल
इस चीज़ को मैं पूरा लिखता हूँ, वृत्त की परिधि के बेस पे लिखता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की क्षेत्रफल और वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास और वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल को भी जान लीजिए। चलिए, तो इस कंटेंट के अनुसार हमारे पास क्या क्या चीज़ होती है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो वृत्त की परिधि के बेस पे देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वृत्त की परिधि के बेस पे देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इस चीज़ की देखिए, वृत्त के परिधि के बेस पे देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वृत्त की क्षेत्रफल के दृष्टि से देखेंगे तो क्या आएगा, वृत्त का व्यास के बेस पे देखेंगे तो क्या आएगा, और वृत्त की त्रिज्या से देखेंगे तो क्या आएगा, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल से देखेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो वृत्त की परिधि के बेस पे देख लेते हैं, वृत्त की क्षेत्रफल से देख लेते हैं, वृत्त की व्यास से देख लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या से देख लेते हैं, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल से देख लेते हैं। तो वृत्त की परिधि से देख लेते हैं, दूसरा वृत्त की क्षेत्रफल से देख लेते हैं, फिर वृत्त का व्यास से देख लेते हैं, फिर वृत्त की त्रिज्या से देख लेते हैं, फिर वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल से देख लेते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि वृत्त की परिधि में क्या होता है, वृत्त की क्षेत्रफल में क्या होता है, वृत्त का व्यास में क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या में क्या होता है, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का व्यास 2 आर, वृत्त की त्रिज्या आर, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल पाई आर 1 स्क्वायर माइनस पाई आर 2 स्क्वायर होता है। अगर पाई को बाहर निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, क्लियर। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का व्यास 2r, वृत्त की त्रिज्या r, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। तो वृत्त की परिधि 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, वृत्त का व्यास 2r, वृत्त की त्रिज्या r, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर के बेस पे होता है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि जो परिधि के बेस पे होता है आप लोगों के पास, जो किसके बेस पे होता है आप लोगों के पास, जो परिधि के बेस पे होता है 2 पाई r के बेस पे होता है, ठीक है। ये 2 आप लोगों का कांस्टेंट के बेस पे होता है, ये कांस्टेंट है, और ये आप लोगों का पाई का वैल्यू 22/7, ये आप लोगों का रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ से परिधि के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, 2 पाई आर के बेसिस पे होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है, और परिधि के लिए देखते हैं तो, परिधि के लिए देखते हैं तो ये क्या होता है 2 पाई आर होता है। व्यास के लिए देखते हैं तो, व्यास के लिए देखते हैं तो 2r होता है। त्रिज्या के लिए देखते हैं तो क्या होता है r होता है भाई। अब वृत्ताकार मार्ग के क्षेत्रफल के लिए देखते हैं तो वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, ये होता है। चलिए, इस कंटेंट के हिसाब से ये होता है। तो ये आप लोगों का पहला क्षेत्रफल के लिए हो गया, दूसरा परिधि के लिए हो गया, तीसरा व्यास के लिए हो गया, चौथा त्रिज्या के लिए हो गया। तो पहला क्षेत्रफल के लिए हो गया, दूसरा परिधि के लिए हो गया, तीसरा व्यास के लिए हो गया, चौथा त्रिज्या के बेस पे हो गया। तो इस कंटेंट को हम लोग क्षेत्रफल के लिए देखते हैं, इसको हम लोग परिधि के लिए देखते हैं, इसको हम लोग व्यास के लिए देखते हैं, इसको हम लोग त्रिज्या के लिए देखते हैं, इसको हम लोग त्रिज्या के लिए देखते हैं, इसको हम लोग व्यास के लिए देखते हैं, इसको हम लोग परिधि के लिए देखते हैं, इसको हम लोग क्षेत्रफल के लिए देखते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल की दृष्टि से जब हम लोग देखते हैं तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि के लिए देखते हैं तो 2 पाई आर होता है, और व्यास के लिए देखते हैं तो 2r होता है, त्रिज्या के लिए देखते हैं तो r होता है। क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर, परिधि के लिए 2 पाई आर, व्यास के लिए 2r, त्रिज्या के लिए r होता है। क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर होता है, परिधि के लिए 2 पाई आर होता है, व्यास के लिए 2r होता है, त्रिज्या के लिए r होता है। क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर होता है, परिधि के लिए 2 पाई आर होता है, व्यास के लिए 2r होता है, त्रिज्या के लिए r होता है। वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर होता है, क्लियर। तो क्षेत्रफल के लिए देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर,
परिधि के लिए देखेंगे तो 2πr, व्यास के लिए देखेंगे तो 2r, त्रिज्या के लिए देखेंगे तो r, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल देखेंगे तो πr1 स्क्वायर माइनस πr2 स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल के लिए देखेंगे तो πr स्क्वायर, परिधि के लिए देखेंगे तो 2πr, व्यास के लिए देखेंगे तो 2r, त्रिज्या के लिए देखेंगे तो r, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल देखेंगे तो πr1 स्क्वायर माइनस πr2 स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है भाई, πr स्क्वायर। क्षेत्रफल के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, πr स्क्वायर। परिधि के लिए क्या होता है 2πr, व्यास के लिए क्या होता है 2r, त्रिज्या के लिए क्या होता है r, त्रिज्या के लिए क्या होता है r, व्यास के लिए क्या होता है 2r, परिधि के लिए 2πr और क्षेत्रफल के लिए πr स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल के लिए πr स्क्वायर, वृत्त की परिधि के लिए 2πr, वृत्त का व्यास के लिए 2r, वृत्त की त्रिज्या के लिए r। वृत्त का क्षेत्रफल के लिए πr स्क्वायर, वृत्त की परिधि के लिए 2πr, वृत्त का व्यास के लिए 2r, वृत्त की त्रिज्या के लिए r। वृत्त का क्षेत्रफल के लिए πr स्क्वायर, वृत्त की परिधि के लिए 2πr, वृत्त का व्यास के लिए 2r, वृत्त की त्रिज्या के लिए r। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है तो r, वृत्त का व्यास क्या होता है तो 2r, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर। अगर इसको डिफ्रेंशिएशन करना रहेगा तो क्षेत्रफल को a से दर्शाएंगे, सरकमफ्रेंस परिधि को c से, व्यास को हम लोग d से दर्शाएंगे, त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R के बेस से दर्शाएंगे। इस चीज़ को भी याद रखना, ठीक है। तो त्रिज्या के बेस से हमारे पास क्या हो गया स्मॉल r, व्यास के बेस पे क्या हो गया 2r हो गया, परिधि के बेस पे 2πr हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे पास क्या हो गया πr स्क्वायर के बेस पे हो गया। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। तो वृत्त की परिधि 2πr हो जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है, वृत्त का व्यास 2r होता है, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल होता है, वृत्ताकार क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं भाई, देखते चले जाते हैं। चलिए ये किस किस के बेसिस में होते जाता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये आते जाता है। चलिए तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। क्लियर। तो चलिए हमारे पास क्या क्या आता है और किस किस कंटेंट के हिसाब से आते जाता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है। चलिए तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई। चलिए ये किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। क्या डाला जाता है, पत्थर। चलिए एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर सेकेंड की दर से चलती रहती है। तो जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण पर घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, इस चीज़ को हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। दिया है यहाँ से दिया है स्थिर झील में, दिया है स्थिर झील में तरंग वृत्त की त्रिज्या के बेस से हमारे पास ये दिया गया है dr/dt इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ से, ठीक है। और एक वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या दिया गया है तथा वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है 8 सेंटीमीटर। चलिए अब माना कि t सेकेंड पश्चात स्थिर झील में, माना कि t सेकेंड पश्चात स्थिर झील में एक पत्थर डाला गया। स्थिर झील में परिवर्तन तो यहाँ पर हो जाएगा
परिवर्तन का क्षेत्रफल ए है, परिवर्तन का क्षेत्रफल ए है, तब यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल टू, तब यहाँ से हो जाएगा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हो चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो समीकरण नंबर 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 1 का टी के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो समीकरण नंबर 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी चीज़ दिया गया उस चीज़ को देखते हैं कि स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। स्थिर झील में तरंगे वृत्त डी आर बटे डी टी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। माना कि टी सेकेंड पश्चात स्थिर झील में परिवर्तन का क्षेत्रफल ए है, तब ए इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, समीकरण नंबर 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ए बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा और ये हो जाएगा डी आर बटे डी टी हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, जिस तरीके से वृत्त की त्रिज्या आर होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आर होती है। जिस तरीके से वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आर होती है, और वृत्त की व्यास क्या होती है, 2r होती है, उसका 2 गुना। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, आर होती है, और वृत्त का व्यास उसका 2 गुना 2r होती है। ठीक है, अब वृत्त की परिधि को हम लोग देखते हैं तो 2 पाई आर के बेसिस होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर के बेसिस होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है। वृत्त का क्षेत्रफल किसके अनुसार होता है, तो पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि स्थिर झील में तरंगे वृत्त डी आर बटे डी टी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। माना कि टी सेकंड पश्चात स्थिर झील में परिवर्तन का क्षेत्रफल ए है, तब ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी ए बटे डी टी इक्वल टू 2 पाई आर डी आर इंटू डी टी के बेस पे हो जाएगा, डी आर इंटू डी टी के बेस हो जाएगा। जिस तरीके से वृत्त का त्रिज्या आर होता है, वृत्त की त्रिज्या आर रेडियस के बेस होता है, वृत्त का व्यास के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। हमारे पास क्या कंटेंट होता है, इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। तो स्थिर झील में जो तरंगे होती है डी आर बटे डी टी का वैल्यू हमारे पास ये चीज़ दिया गया 5 सेंटीमीटर के बेस पे। वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया। माना कि टी सेकंड पश्चात स्थिर झील में परिवर्तन का क्षेत्रफल ए है, तब ए इक्वल टू हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। समीकरण नंबर 1 का 1 के सापेक्ष, समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का टी के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। तो डी ए बटे डी टी इक्वल टू 2 पाई आर डी आर बटे डी टी समीकरण नंबर 2 के बेस हो जाएगा। ये किसके बेस हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 के बेस हो जाएगा। अब चूंकि समीकरण 2 में चूंकि समीकरण नंबर 2 में डी आर बटे डी टी के मान रखने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मान रख देते हैं। चूँकि हमको प्राप्त है यहाँ पर डी आर बटे डी टी का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर के बेस हमको यहाँ से प्राप्त है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से रखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, डी ए बटे डी टी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो इस चीज़ को आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा डी ए बाय डी टी इक्वल टू 5 टू 10 पाई आर हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3 के बेसिस हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि समीकरण नंबर 3 से, ठीक है, अब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या आर इक्वल टू, अब चूँकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर समीकरण नंबर 3 में रखने पर
समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, dA बटे dt इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 10 पाई r के बेस पे, तो r के जगह में हो जाएगा 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, dA बटे dt इक्वल टू हो जाएगा 80 पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। जब आपके पास ये 6 के बेस में दिया गया कि स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में से चली जाती है, तब इस कंटेंट के हिसाब से आपके पास क्या होगा, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आते जाता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। चलिए, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या आता है और किस किस के बेसिस पे आते जाता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस कंटेंट के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। क्लियर। तो चलिए, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। क्लियर। तो चलिए, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो जो चीज़ आ रहा है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्रिज्या r होता है, व्यास 2r होता है, ठीक है। त्रिज्या r होता है, व्यास क्या होता है, 2r के बेस पे होता है। इस कंटेंट को हम लोग आगे सॉल्व करते हुए चलते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस सारी चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो जिस तरीके से हमारे पास एक स्थिर झील के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर सेकेंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो दिया है स्थिर झील में तरंगे वृत्त dr बटे dt इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखिए, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r इक्वल टू कितना है, 8 सेंटीमीटर के बेस पे है। तो स्थिर झील में तरंगे वृत्त dr बटे dt इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के बेस पे है और वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। माना कि t सेकेंड पश्चात स्थिर झील में, माना कि t सेकेंड पश्चात, अब समय के अनुसार है तो समय हमको तो पता नहीं भाई, इसलिए इस चीज़ को हम लोग मान ले रहे हैं कि माना कि t सेकेंड पश्चात, माना कि इसके बाद t सेकेंड पश्चात के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। माना कि इस समीकरण नंबर 1 के बेस पे देखते हैं तो t सेकेंड के पश्चात हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dA बटे dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे 2 पाई r dr बटे dt, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चूँकि समीकरण नंबर 2 में dr बटे dt के मान रखने पर, dr बटे dt के मान रखने पर तो dA बटे dt इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r इंटू dr बटे dt इक्वल टू 5 रख देते हैं भाई। तो 2 पाई r इंटू 5 के बेसिस पे हमारे पास क्या हो जाएगी इस कंटेंट के, देखिए तो dA बटे dt इक्वल टू हो जाएगा 10 पाई r, 5 टू जो 10, 10 पाई r के बेस हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब चूँकि हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r इक्वल टू होता है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर होता है। तो समीकरण नंबर 3 में r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर समीकरण 3 में रखने पर तो dA बटे dt इक्वल हो जाएगा 10 पाई इंटू 8, तो 8 10 जा कितना होता है 80 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। ये किस क्वेश्चन के बेसिस हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 के बेसिस हो जाएगा। जब एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में से 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो और उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तब ये क्वेश्चन नंबर 6 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर ये 6 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बेसिस पे ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बेसिस पे ये हो गया। तो ठीक है, तो ये आप लोगों को तो स्थिर झील में तरंगे वृत्त के बेस पे है, जब आपके पास dr बटे dt इक्वल टू 5 सेंटीमीटर के बेस पे है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बेसिस पे हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस बेसिस में आता है, इस चीज़ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बेस हमारे पास ये दिया गया है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो कि सदैव क्या रहता है, गोलाकार रहता है। एक गुब्बारा जो कि सदैव क्या रहता है, गोलाकार रहता है। एक गुब्बारा जो सदैव क्या रहता है, गोलाकार रहता है। एक गुब्बारा जो सदैव क्या रहता है, गोलाकार रहता है। तब उस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या के बेसिस में आते जाता है, किस किस कंटेंट के अनुसार आते जाता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए, इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गोलाकार है ना, बेलन की तरह है,
गोले की तरह एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस आयतन 900 सेंटीमीटर पर आयतन गैस से प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दिया गया हो। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर दिया गया है? 15 सेंटीमीटर आपके पास दिया गया। तो आयतन के बेस में है, गोले का आयतन के बेस में 4/3 पाई आर क्यूब के बेस से होता है। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो कि सदैव आप गोले के दृष्टि से ही देखते हैं तो हमेशा वो गोलाकार ही रहता है। जो गुब्बारा वगैरह आप लोग बैलून्स वगैरह देखते हैं ना, बैलून को ही गुब्बारा बोला जाता है। ठीक है, तो उस कंटेंट में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो क्या होता है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। क्वेश्चन को अच्छे समझे, क्वेश्चन को तब तक पढ़ते रहिए, क्वेश्चन को बार बार तब रिपीट करते रहिए जब तक कि उसमें क्लू ना मिल जाए, आपको किस तरीके से सॉल्व करना है ये आपको पता ना चल जाए, तब की बात है ये। ठीक है, सेंटीमीटर में क्यूब लगा है मतलब आयतन है, मतलब आयतन क्या होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। संकेत में वहाँ पर कोने में लिखा है, देखिए। तो एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। जब त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव क्या रहता है? गोलाकार रहता है। एक गुब्बारा जो सदैव क्या रहता है? गोलाकार रहता है भाई। एक गुब्बारा जो सदैव क्या रहता है? गोलाकार रहता है। एक गुब्बारा जो सदैव क्या रहता है? गोलाकार रहता है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर पर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या कितना हो? 15 सेंटीमीटर हो। जब त्रिज्या कितनी हो? 15 सेंटीमीटर के बेसिस पे हो। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं। ठीक है, तो एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर पर क्यूब गैस के प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर के बेसिस पे होता है। क्लियर? तो चलिए, तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के बेस पे हमारे पास प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। तो गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की ज्ञात करना है। परिवर्तन क्या करना है हम लोगों को? इस चीज़ को ज्ञात करना है भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोगों को इस चीज़ को ज्ञात करना है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाता है। क्लियर? तो एक गुब्बारा जो सदैव एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर के बेस पे हमारे गैस से प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर होती है। जब त्रिज्या क्या होती है? 15 सेंटीमीटर के बेस पे होती है। ठीक है, तो एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर आयतन गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं भाई? सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से आप लोग बेलन का आयतन को जानते हैं, गोले का आयतन को जानते हैं, ठीक है, गोले का बेलन का आयतन के बेस पे जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच के बेस पे होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच के बेस होता है। उसी प्रकार गोले के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन को ही आपको रिपीट करना है भाई। क्वेश्चन को जितना ज़्यादा आप रिपीट करते जाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होते जाएगा। तो एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस से प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर गैस के प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर होता है। जब त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर होता है? 15 सेंटीमीटर होता है। तो एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस के प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या कितनी हो? 15 सेंटीमीटर हो। जब त्रिज्या कितनी हो? 15 सेंटीमीटर। तो एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस के प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए आयतन के बेस में दिया गया है गोलाकार एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। आयतन के बेस में दिया गया है, दिया है आयतन के बेस में दिया है आयतन यहाँ पर 900 सेंटीमीटर, 900 घन सेंटीमीटर दिया गया है ना, घन सेंटीमीटर है ये। ठीक है, गुब्बारे त्रिज्या परिवर्तन की त्रिज्या, अब त्रिज्या दिया गया है आर इक्वल टू, त्रिज्या दिया गया है आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर इक्वल टू दिया गया है 15 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ से इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं।
एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर 900 घन सेंटीमीटर गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर घन 900 घन सेंटीमीटर गैस के प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो। जब त्रिज्या कितनी हो? 15 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं गोले का आयतन चूंकि हम जानते हैं कि देखते हैं ना। ठीक है, चलिए, चूंकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन भी इक्वल टू यहाँ पर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। आयतन के बेस हमारे पास ये दिए गए 900 घन सेंटीमीटर दिए गए, त्रिज्या इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया गया। चूँकि हम जानते हैं गोले का आयतन भी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब समीकरण नंबर 1 के बेस हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ करते हैं। ठीक है, टी सेकेंड पश्चात गोले में परिवर्तन, टी सेकेंड के पश्चात गोले में परिवर्तन टी सेकेंड पश्चात गोले में परिवर्तन के बेस हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। कोष्ठक में आप लिख सकते हो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर समय के सापेक्ष। ठीक है, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, इस चीज़ को देखते हैं। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 घन सेंटीमीटर गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर के बेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा dV/dt इक्वल टू ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3r का स्क्वायर हो जाएगा इंटू dr/dt हो जाएगा। ये हो जाएगा dr/ कितना हो जाएगा, dt के बेस पे हो जाएगा। r के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ dV/dt के बेस पे हमारे पास कितना दिया गया, 900 के बेस पे दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 900 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 3 और r स्क्वायर हो जाएगा। और ये कंटेंट के बेस से हम लोग इस चीज़ को dr/dt के बेस से हम लोग इस चीज़ को निकाल लेते हैं। dr/dt के बेस से हम लोग इस चीज़ को निकालते हैं, तब हमारे पास क्या होगा, इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये 3 से कट जाएगा भाई, क्लियर। यहाँ पर कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा dr/dt हो जाएगा। इसलिए dr/dt इक्वल टू 900 के बटे में कितना हो जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज़ को देखते हैं, 4 पाई r का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू पाई हो जाएगा इंटू r का स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, तब क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। तो चूँकि आयतन के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है 900 घन सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया, 900 घन सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। आयतन के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 900 घन सेंटीमीटर के बेस पे दिया गया है। त्रिज्या r इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन v इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब समीकरण नंबर 1 के बेस होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आयतन के बेस पे हमारे पास 900 घन सेंटीमीटर के बेस पे त्रिज्या r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर के बेस पे, चूँकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है। समीकरण नंबर 1। t सेकेंड पश्चात गोले में परिवर्तन देखते हैं हम लोग, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dv/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा 4π/3 3r² हो जाएगा इंटू dr/dt हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू dr/dt के बेस हो जाएगा। तो 900 इक्वल हो जाएगा 4 पाई इंटू r² dr/dt हो जाएगा। तो dr/dt इक्वल हो जाएगा 900 के बारे में 4πr²। तो इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा dr/dt इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो ये हो जाएगा 900 के बाय में कितना हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 के स्क्वायर के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा dr/dt इक्वल टू हो जाएगा 225 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इस चीज़ को कटा देते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 6 20, ये हो जाएगा 225 के बटे में हो जाएगा 225 गुणित 225 गुणित पाई हो जाएगा। ये कटेगा, ये हो जाएगा dr/dt इक्वल टू ये हो जाएगा पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, तो ये हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा 7 बटे हो जाएगा 225 गुणित 22 हो जाएगा। क्लियर, ये आप लोगों के पास हो जाएगा। इस कंटेंट के हिसाब से आपके पास ये आप लोग के आंसर के अकॉर्डिंग में आप लोग के पास ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 के बेसिस पे हो जाएगा। जब इस चीज़ को हम लोग कटाएंगे तो 0 पॉइंट के बेस पे हमारे पास ये सारे चीज़ आ जाएंगे। क्लियर, तो चलिए 4πr² के बेस पे ये हो जाएगा 3 के बेस पे कट जाएगा, तो ये 3r का स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि पाई 4/3 पाई तो आ जाएगा 3r का स्क्वायर के बेस हो जाएगा। तो r के स्क्वायर के बेस से भी हम लोग यहाँ से कंटेंट के हिसाब से भी कर सकते हैं इस चीज़ को, अगर dr/dt के बेस पे हम लोग इस चीज़ को रख सकते हैं। तो ठीक है 15 के बेस पे। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, तो एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 घन सेंटीमीटर गैस के प्रति सेकंड के बेस पे रहता है, फुलाया जाता है। तो गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर के बेस से होता है। क्लियर, तो जिस तरीके से घन के बेसिस पे हम लोग देख रहे थे, तो घन के बेसिस के बेस के बस हम लोग इस चीज़ को घनाभ के बेस पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, जिस तरीके से घन के बेसिस पे होता है उसी प्रकार से हमारे पास जो घनाभ के बेसिस पे होगा वो किस किस कंटेंट के हिसाब से होगा, वो सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं भाई, को किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, वो सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, देखते चले जाते हैं। चलिए, तो वो किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, वो सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सारे चीज़ किस किस के कंटेंट के अनुसार आएगा और किस किस के बेसिस में आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं कि ये दोनों किस किस के बेसिस में आते जाएगा। क्लियर, तो चलिए ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ये किस किस कंटेंट के हिसाब से आते जाएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते जाते हैं। तो जिस तरीके से घन और घनाभ के बेस में देखते हैं हमारे पास, जिस तरीके से हम लोग इस चीज़ को किस किस के बेसिस में देखेंगे, घन और घनाभ के बेसिस में देखेंगे, उसी कंटेंट को हम लोग आगे सॉल्व करते चले जाते हैं। जिस तरीके से हम घन और घनाभ को लेकर के यहाँ से जान रहे थे, ठीक है, घन और घनाभ को लेकर के हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे ना यहाँ से, कि घन के बेसिस पे क्या होता है और घनाभ के बेसिस से हमारे पास क्या होता है। ठीक है, इस कंटेंट के अनुसार हम लोग इस चीज़ को यहाँ से देखते हैं। चलिए, तो घन और घनाभ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, ये किस किस के अनुसार आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। चलिए, तो एक घन के बेस पे होता है तो दूसरा घनाभ के अनुसार होता है। ठीक है, एक घन के बेस पे होता है तो दूसरा घनाभ के बेसिस पे होता है। क्लियर, तो चलिए इस चीज़ को ही हम लोग यहाँ से देखते हैं। एक को घन के हिसाब से देखेंगे तो दूसरा आप लोगों के घनाभ के अनुसार होगा। क्लियर, तो चलिए दोनों के बीच में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जिस तरीके से घन का आयतन एक अकीब होता है, लेकिन घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH के बेस पे होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH के बेस पे होता है। ठीक है, तो उसी को आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होंगे और किस किस के बेसिस में होते जाएंगे। क्लियर, तो चलिए क्रमांक के बेस पे है, ये आप लोगों का घन के बेस पे है। चलिए
और ये आप लोगों का घनाभ के बेस पे हो जाएगा। ये आप लोगों का घनाभ के बेस पे हो जाएगा। चलिए, एक घन के बेस पे है तो दूसरा घनाभ के बेस में हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते जाते हैं। एक घन के बेस में होता है, दूसरा घनाभ के बेस में होता है। ठीक है। जिस तरीके से घन में कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कितने होते हैं, उसमें भी 8 होते हैं। कुछ समानताएं होती है, कुछ असमानताएं होती है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है। तो समानता के बेस में पहला हम लोग जब देखते हैं इस चीज़ को, समानता के बेस से हमारे पास क्या क्या चीज़ होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ समानता के बेस में पहला देखते हैं। समानता के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। पहला समानता के बेस में देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ होता है, इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। जैसे जैसे कि गोले का आयतन पढ़ते हैं, बेलन का आयतन पढ़ते हैं, गोले का वक्र पृष्ठ पढ़ते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ पढ़ते हैं, गोले का आयतन पढ़ते हैं, बेलन का आयतन पढ़ते हैं, घन के बारे में पढ़ते हैं, शंकु के बारे में पढ़ते हैं, शंकु का आयतन के बारे में पढ़ते हैं, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस में, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस में पढ़ते हैं, शंकु का आयतन के बारे में पढ़ते हैं, गोले का आयतन के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 करके क्षेत्रमिति के अंतर्गत पढ़ते हैं। मेंसुरेशन के फर्स्ट मेंसुरेशन, सेकेंड मेंसुरेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर। तो ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले। समानता के बेस पे देखते हैं तो पहला घन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। पहला किसके बेस में देखते हैं, घन के बेस में। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है। इसको गणित में लिखेंगे तभी ठीक रहेगा। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, शीर्ष होते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक डायग्राम के बेस पे इस चीज़ को बना देता हूँ। जैसे यहाँ पर है एक, ठीक है, ये इस तरीके से देखिए, इसमें ये इस तरीके से है। ठीक है। इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ये A, B, C, D, E, F, G, H। ठीक है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। इसको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया हूँ। देखिए, ठीक है, घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 शीर्ष होते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं कि A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है और H है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को घनाभ के लिए भी कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो घनाभ के लिए हम लोग देखेंगे तो ये थोड़ा इस तरीके से बनेगा आप लोगों का, थोड़ा सा लॉन्ग। ये हो जाएगा आप लोगों का इस बेसिस में। ये इस कंटेंट के हिसाब से बनेगा। क्लियर। तो ये आप लोगों का इसका नाम डिनोट कर लेते हैं भाई हम लोग। इसका नाम मान लेते हैं कि A है। ठीक है। 2 तरीके से आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, A, B, C, D, E, F, G, H के बेस पे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है। तो घन और घनाभ के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। घन के बेसिस पे कितना होता है और घनाभ के बेसिस पे कितना होता है, ये सारे चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो घन के बेस पे हमारे पास कितना होगा और घनाभ के बेस पे कितना होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके क्या करते जाते हैं, देखते जाते हैं। तो घन के बेस पे हमारे पास किस कंटेंट के हिसाब से होगा और घनाभ के अनुसार हमारे पास किस कंटेंट के हिसाब से होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते जाते हैं। तो उस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास इस कंटेंट के एक रूटीन में हम लोग इस चीज़ को क्या करते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। क्लियर। तो उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये जो चीज़ होगा, उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास किस किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा, उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास किस किस कंटेंट से होगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है। ठीक है। तो चलिए उस कंटेंट के हिसाब से क्या क्या होगा, उस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर, इस चीज़ को हम लोग देखते थे। क्लियर।
चलिए, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से यहाँ से हम लोग इस चीज़ को समानता के बेस पे देखते हैं। तो घन में कुल 8 शीर्षा होते हैं, तो ABCDEFGH के बेस पे देखते हैं, समानता होता है ये आप लोगों का। घन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, घन में कुल 8 शीर्षा होते हैं, ABCDEFGH के बेस पे होता है। इस कंटेंट के अनुसार हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो घन में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, घन में कुल 8 शीर्षा होते हैं ABCDEFGH के बेस पे। तो उसी प्रकार घनाभ में भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। घनाभ में भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, पहला इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे तो इसमें भी समानता के बेस पे देखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा। घन के बेस में घन में कुल 8 शीर्षा होते हैं ABCDEFGH के बेस पे। तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्षा होते हैं भाई। घनाभ में भी कुल यहाँ पर 8 शीर्ष होते हैं। 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में भी कुल कितने शीर्ष होते हैं, यहाँ पर 8 शीर्ष होते हैं। तो इसका भी कंटेंट को हम लोग यहाँ से लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि ABCDEFGH के बेस पे ये दोनों समानता होते हैं। तो घन में कुल कितने शीर्ष हो गए भाई, 8 शीर्ष। तो घनाभ में भी कुल कितने शीर्ष हो जाएंगे, 8 शीर्ष। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष। तो घनाभ में भी कुल कितने शीर्ष हो जाएंगे, 8 शीर्ष। क्लियर। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष हो जाएंगे। क्लियर। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल कितने शीर्ष हो जाएंगे, 8 शीर्ष हो जाएंगे। ठीक है। तो घन में लंबाई चौड़ाई, घन की अगर लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर इनका भी बात कर। ठीक है। तो चलिए दूसरा नंबर पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं भाई। घन में कुल कितने फलक होते हैं, तो घन में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं, तो घन में कुल 6 फलक होते हैं। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, घन में कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग घनाभ में भी देखते हैं भाई। घनाभ में भी कुल कितने फलक होते हैं, घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं। ठीक है। तो घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। ठीक है। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। घन में कितने शीर्ष होते हैं कुल, तो 8 शीर्ष होते हैं। तो घनाभ में भी कितने शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। तो घनाभ में भी कुल कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। पहला क्या है, ए है, दूसरा क्या है, बी है, तीसरा क्या है, सी है, फिर क्या है, डी है, फिर क्या है, ई है, फिर क्या है, एफ है, फिर क्या है, जी है, फिर क्या है, एच है। घनाभ में भी कुल कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। पहला होता है ए, दूसरा होगा बी, तीसरा होगा सी, चौथा होगा डी, पांचवा होगा ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच। क्लियर। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ABCDEFGH। और घन नाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं, ABCDEFGH के बेस पे। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो घनाभ में भी कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो समानता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ABCDEFGH। और घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं, ABCDEFGH के बेस पे। घन में कुल कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। तो घनाभ में भी कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। ठीक है। तो घन किसको बोला जाता है भाई, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ घन में कुल कितने फलक, 6 फलक। तो पहला इस चीज़ को हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वही AB के बेस पे हो जाएगा, AB और GC के बेस हो जाएगा, GC। और दूसरा हो जाएगा BC और BC और क्या हो जाएगा, HD हो जाएगा। और तीसरा हम लोग देखेंगे तो क्या, HDFE और FE हो जाएगा, HDFE हो जाएगा, AGFE हो जाएगा और AGFE हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा, ABGC हो जाएगा, फिर ABGC हो जाएगा, फिर FHED ये हो जाएगा।
छह फलक, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, घनाभ में कुल छह फलक होते हैं। तो पहला वही ए बी सी जी के बेस पे आप लोग के पास आ जाएगा, तो वही कंटेंट आप लोग के पास भी यहाँ पर आ जाएगा, ए बी जी सी बी सी एच डी, और यहाँ पर एच डी एफ ई, और यहाँ पर हो जाएगा ए जी एफ ई, और यहाँ पर ए बी जी सी, ए बी और जी सी, और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 हो गया, छठवां नंबर हो जाएगा एफ एच ई डी, ठीक है। ये कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा। समानता बेस पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो समानता बेस हमारे पास देख रहे हैं, तो ये घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं भाई? तो 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कुल कितने शीर्ष होते हैं भाई? तो 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच के बेस होता है। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी जी सी बी सी एच डी के बेस में, एच डी एफ ई ए जी एफ ई के बेस में, ए बी जी ई सी एफ एच ई डी के बेस में हो जाता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई, 1 बाय 1 करके। इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा, किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। तो ये चारों चीज़ को आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आते जाता है। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब ये सेकेंड वाले कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आते जाता है। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं भाई, ये किस किस कंटेंट के अनुसार आते जाता है, किस किस के बेसिस पे आते जाता है भाई, ठीक है। तो चलिए, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं, क्लियर। तो चलिए, घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच के बेस पे। और घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच के बेस पे। घन में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी जी सी बी सी एच डी और एच डी एफ ई और ए जी एफ ई और ए बी जी सी के बेस पे, एफ एच ई डी के बेस पे। और घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं, क्लियर। घनाभ में भी कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, तो हमारे पास ये जो कंटेंट आएगा वो इस कंटेंट के भी हिसाब से आ जाएगा कि इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आने वाले हैं। ये सारे कंटेंट को भी हम लोग इस चीज़ के बेस पे हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई, कि ये किस किस के बेसिस पे आएगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या आएगा इस चीज़ को देखते हैं। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच के बेस पे। तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच के बेस पे। घन में कुल 6 फलक होते हैं, ए बी जी सी बी सी एच डी एफ ई ए जी एफ ई जी सी एफ एच ई डी। घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं, ए बी जी सी बी सी एच डी एफ ई ए जी एफ ई और ए बी जी एस और एफ एच ई डी के बेस पे, ठीक है। तीसरा देखते हैं भाई, कोर के माध्यम से देखते हैं हम लोग। तीसरा जो होता है वो कोर के माध्यम से होता है। तीसरा होता है कोर। घन में कुल 12 कोरें होती हैं। घन में कुल 12, इस चीज़ को जान जाइए। घन में कुल 12 कोरें होती है। घन में कुल 12 कोरें अनुप्रयोग के अंतर्गत है ना, इसलिए जान जाइए। घन में कुल 12 कोरें होती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरें होती हैं। घनाभ में भी कुल 12 कोरें होती है, ठीक है। चलिए, तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच के माध्यम से। और घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल
छः फलक होते हैं ABGC, BCHD के माध्यम से HDFE, AGFE, ABGC और FHED के माध्यम से। तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं ABGC, BCHD और HDFE और AGFE, ABGC और FHED के माध्यम से। घन में कुल 12 कोरें होती है, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरें होती हैं। घन में कुल कितने कोरें होती हैं? 12 कोरें होती हैं। तो घनाभ में भी कुल 12 कोरें होती है, ठीक है। तो घन में कुल कितना कोरे हो जाएंगे भाई? घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। जैसे कि घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं ABCDEFGH के बेस पे। और घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं ABCDEFGH के बेस पे। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती हैं, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरें होती हैं। घन में कुल कितने कोरें होती हैं? 12 कोरें होती हैं भाई। तो घनाभ में भी कितने कोर होंगे? 12 कोर होंगे। घन में कुल कितने कोर होंगे? 12 कोरें होंगी। तो घनाभ में भी कुल कितने कोरें होंगे? 12 कोरें होंगे, ठीक है। तो चलिए इस कंडीशन पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं ABCDEFGH के बेस पे। तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से भी देखते हैं। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं ABCDEFGH के माध्यम से। तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं ABCDEFGH के माध्यम से। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती हैं, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरें होती है। तो घन में कुल 12 कोरें किस किस के बेसिस होती है? इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। पहला AB के माध्यम से होता है AB, फिर BC, फिर AB, फिर BC, फिर क्या होता है भाई? CD होता है, फिर DE होता है, फिर DE होता है, फिर EF होता है, फिर FA होता है, फिर AG होता है, फिर AG होता है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? HD हो जाएगा, HD भी हो जाएगा, फिर GE हो जाएगा, और यहाँ पर BH हो जाएगा, और यहाँ पर FH भी हो जाएगा, और यहाँ पर GC भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए 12 कोरे यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए? घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, और तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती है, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरें होती है, ठीक है। तो घन में कुल 12 कोरें होती है, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरें होती है, ठीक है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती हैं, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरें होती है, ठीक है। तो घन में कुल 12 कोरें होती हैं, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरें होती हैं। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती है, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरें होती है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरें होती है, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरें होती है। तो घनाभ में भी 12 कोरें को आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि ये भी आप लोगों का AB के बेस पे होता है, AB के बेस पे होता है AB, BC, CD और DE और EF और EF और FA, और यहाँ पर AG, और यहाँ पर HD, और यहाँ पर GE, और यहाँ पर BH और FH और GC के बेस पे हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ये समानता होती है, ठीक है। ये समानता होती है, ठीक है। समानता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए। समानता के बेस पे क्या क्या होती है? तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं भाई, ठीक है। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष। तो घनाभ में भी कितने शीर्ष होंगे? 8 शीर्ष होंगे। घन में कुल कितने फलक होंगे? 6 फलक होंगे। तो घनाभ में भी कुल कितने फलक होंगे? 6 फलक होंगे। घन में कुल कितने कोरे होंगे? तो 12 कोरे होंगे। तो घनाभ में भी कुल कितने कोरे होंगे? 12 कोरे होंगे। घन में कुल कितने शीर्ष होते हैं? तो 8 शीर्ष होते हैं। तो घनाभ में भी कुल कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल कितने फलक होते हैं? तो 6 फलक होते हैं। तो घनाभ में भी कुल कितने फलक होंगे? तो ये भी आप लोग 6 फलक के बेस हो जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के हिसाब से होगा और किस किस के बेसिस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा, किस किस के बेसिस पे होते जाएगा, किस किस के अकॉर्डिंग में होते जाएगा, ये सारे चीज़ आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ये किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा, किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो घन में कुल
8 शीर्ष होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच के बेस पे, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच के बेस पे। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो ए बी जी सी बी सी एच डी के बेस पे, एच डी एफ ई और ए जी एफ ई ए बी जी सी और एफ एच ई डी के बेस पे। तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं ए बी जी सी बी सी एच डी और एच डी एफ ई और ए जी एफ ई और ए बी जी ई सी और एफ एच ई डी के बेस पे, ठीक है। घन में कुल 12 कोरे होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है, ठीक है। चलिए अब असमानता देखते हैं इसकी, असमानता क्या होती है, ठीक है, फिर ये फिनिश हो जाएगा। असमानता को हम लोग देख लेते हैं कि असमानता क्या क्या होती है। समानता के बेस पे तो हम लोग इस चीज़ को देख लिए भाई, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं असमानता क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। समानता के बेस पे देख लिए, अब असमानता क्या क्या चीज़ होती है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो चलिए समानता के बेस पे आप लोग ये चीज़ को देख लिए, यहाँ तक ये समानता के बेस पे आप लोगों का क्लियर हो जाता है, ठीक है, कि दोनों में घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। घन में कुल 12 कोरे होती है, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है, ठीक है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। घनाभ में भी कुल कितने कोरे होती है, 12 कोरे होती है। तो घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती हैं, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। अब असमानता के लिए देखते हैं, असमानता के लिए चौथा में क्या आता है, चलिए चौथा नंबर में देखते हैं। इसमें क्या होते हैं कि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी समान होती है। घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। जबकि इसका हम लोग देखते हैं असमानता के बेस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी असमानता से आ जाएगा। असमानता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के हिसाब से आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई। असमानता के बेस पे घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती है। ऊंचाई बराबर नहीं होती है। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है। पांचवा चीज़ को देखते हैं भाई, पांचवा कंटेंट के हिसाब से, ठीक है। जैसे कि समानता में हम लोग ये चीज़ देख रहे थे, घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती, इसकी होती है। घन का आयतन को देखते हैं। घन का आयतन हमारे पास क्या होता है, घन का आयतन होता है 1 का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, 1 का क्यूब। तो इसमें हम लोग देखते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन को हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या क्या चीज़ होता है। तो यहाँ से घनाभ का आयतन को हम लोग देखते हैं। घनाभ का आयतन हमारे पास क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस पे होता है हमारे पास। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई के बेस पे होता है। चलिए, तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है। घन का आयतन 1 का क्यूब होता है, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, LBH के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। छठवां नंबर पे हम लोग देखते हैं घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 4a का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका देखते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का
पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल को देखते हैं। ठीक है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2h होता है, ब्रैकेट में होता है l प्लस बी। 2h होता है ब्रैकेट में l प्लस बी के माध्यम से होता है। ठीक है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, असमानता के बेस पे घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती है। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती है। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती है। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती है। घन का आयतन a का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन LBH होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है। घन नाप का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l प्लस बी होता है। तो ठीक है, असमानता के बेस में देखते हैं तो घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, इस कारण से घन के आयतन a क्यूब होता है, जबकि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती, इस कारण से घनाभ का आयतन LBH होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l प्लस बी होता है। समानता के बेस में देखते हैं तो घन में कुल 8 शीर्षा होते हैं, घन में कुल 8 शीर्षा होते हैं, जबकि घनाभ में कुल 8 शीर्षा होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, जबकि घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है, जबकि घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। असमानता के बेस पे देखते हैं तो घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती है। ठीक है, घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, जबकि असमानता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती है। घन का आयतन a का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन LBH होता है। घन का आयतन a का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन LBH होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l प्लस बी के बेस होता है। ठीक है, तो घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती है। घन का आयतन a का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन LBH होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l प्लस बी के बेस होता है। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती है। घन का आयतन a का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन LBH होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l प्लस बी के बेस होता है। तो घन में कुल 8 शीर्षा होते हैं, जबकि घनाभ में कुल 8 शीर्षा होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, जबकि घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 8 शीर्षा ABCDEFGH के माध्यम से होते हैं, तो उसी प्रकार घनाभ में भी कुल 8 शीर्षा ABCDEFGH के माध्यम से होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, ABGC, BCHD और HDFE, AGFE, ABGC और FHED के बेस पे। तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं, ABGC और BCHD और HDFE, AGFE और ABGC और FHED के बेस पे। ठीक है, घन में कुल 12 कोरे होती हैं, AB, BC, CD, DE, EF, FA और AG और HD, GE, BH, FH, GH के बेस में। ठीक है, उसी प्रकार घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है, AB, BC, CD, DE, EF, FA, AG, HD, GE, BH, FH, GC के बेस पे। असमानता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती, जबकि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती है। घन का आयतन a का क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है, a का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l प्लस बी होता है। ठीक है, तो घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती है। घन का आयतन आपका a का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन LBH के बेस पे होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l प्लस बी के माध्यम से होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 7वां नंबर घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई,
तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a का स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a का स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है। घन का आयतन a का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन LBH होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l + b होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है। तो घनाभ का पार्श्व घन का संपूर्ण, तो घनाभ का संपूर्ण लिखना पड़ेगा इसको भी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में होता है हमारे पास l, ब्रैकेट में होता है b, ठीक है। यहाँ से LB होता है, फिर ब्रैकेट में यहाँ से लाएंगे तो LB प्लस ये हो जाएगा BH हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा HL के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a का स्क्वायर होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 ब्रैकेट में होता है LB प्लस BH प्लस HL के बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ से घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती। घन का आयतन a का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन LBH होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l प्लस b होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो समानता के बेस पे देखते हैं, घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, घनाभ में भी कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में भी कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है, तो घनाभ में भी कुल 12 कोरे होती है। असमानता के बेस पे देखते हैं तो घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है। घन का आयतन a का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन LBH होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l प्लस b होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के बेस होता है। तो समानता के बेस घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो घनाभ में कुल 6 फलक होते हैं। घन में कुल 12 कोरे होती है, तो घनाभ में कुल 12 कोरे होती है। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती। घन का आयतन a का क्यूब होता है, तो घनाभ का आयतन LBH होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l प्लस b होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के बेस होता है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, जबकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती। इस चीज को याद रखिएगा। घन का आयतन a का क्यूब होता है, जबकि घनाभ का आयतन LBH होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a का स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l प्लस b होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, जबकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL के बेस होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का घन और घनाभ से रिलेटेड हो गया। इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट को हम लोग यही और करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं।